नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे आज एक और ट्रांजिट जो होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि अप्रैल में ही गुरु का ट्रांजिट होने वाला है, जो कि मीन से मेष में जा रहे हैं और वो राहु मेष में ऑलरेडी है। वहीं पर गुरु जाएंगे 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल से गुरु राहु का चांडाल योग होगा और उसका मैंने हर राशि और लग्न के हिसाब से मैंने वीडियोस ऑलरेडी दे दिए हैं। वो इसलिए मैंने जल्दी दिए हैं क्योंकि वो आने वाले समय का आपको पता हो, आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, वो आप कर पाए, कुछ उसमें समझ पाए और अपने चार्ट के हिसाब से क्या फल मिल रहा है उसका एक आपको अंदाज़ा आए। तो उस हिसाब से मैंने वो वीडियोस आपको ज़्यादा पहले दिए हैं। तो वो एक ध्यान रखिए आप अभी से। अगर किसी ने ये नहीं देखे हैं तो उसमें देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, क्योंकि चांडाल योग का इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ज़बरदस्त होता है। और उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं चांडाल योग पे। और चांडाल योग में आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए, वो भी आप समझिएगा हमेशा। सारे वीडियोस देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये बात मैं इसलिए याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको वो अगर किसी को पता नहीं है या किसी को पता है लेकिन सोचा हो कि बाद में देखेंगे, भूल गए या क्या कहा है, तो एक बार देखिएगा, समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि मैंने दूसरा भी वीडियो बनाया है जिसमें 4 आई थिंक कर्क लग्न तक, राशि तक पहुँचा था मैं। गुरु राहु का चांडाल योग अक्टूबर तक रहेगा, अप्रैल से अक्टूबर तक। उसके बाद फिर अक्टूबर में राहु का 30 अक्टूबर को ट्रांजिट हो रहा है, राहु केतु का। तो गुरु अकेला वहाँ रहेगा, राहु से छूट जाएगा। तो अकेले गुरु के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे वो मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा, क्योंकि उसमें अभी वक्त है इसलिए। लेकिन जैसे जैसे मुझे अनुकूल होता है, समय मिलता है, तो मैं बीच में आपको ये ब्रीफ वीडियोस दे रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट जो ट्रांजिट, क्योंकि ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन सब समय में बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं और आसपास में ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोई नीच भंग कर रहा है, जैसे मैंने बुध का लास्ट टाइम बनाया, कोई उच्च राजयोग कर रहा है, कोई स्वगृही हो रहा है, कोई कॉम्बिनेशन वाइज ऐसा कुछ स्थान पकड़ रहा है। तो अभी जो है वो सूर्य की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य अभी मीन में चल रहा है, तो हम उसकी आज बात करेंगे। मीन में जो सूर्य है वो क्या फल देगा उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वही सूर्य मेष में जाने वाला है और 14 अप्रैल से 15 मई तक वहाँ रहेगा, एक महीना पूरा। तो वो जब आपके मेष में, एरिस में जाएगा 14 अप्रैल को, मैं इसीलिए काफ़ी समय पहले आपको ये दे रहा हूँ क्योंकि उस समय में सूर्य उच्च स्थिति प्राप्त करेगा। लेकिन उच्च स्थिति प्राप्त करते हुए भी वो ग्रहण में जा रहा है राहु के साथ, तो इफ़ेक्ट क्या होंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि सूर्य जब जब तुला में आते हैं, उनकी नीच राशि है, तो जब जब नीच राशि में आते हैं तब तब जो भी सूर्य जिनका प्रभावी है कुंडली में, सूर्य की महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यांतर दशाएं हैं, या फिर सूर्य जिनका सही नहीं है कुंडली में, उनको ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जब वो तुला में आते हैं। और जब मेष में आते हैं तब उसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूर्य मेष में तो आ रहे हैं, उच्च स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन ग्रहण में आ रहे हैं राहु के साथ, तो क्या असर होगा, तो हम उसकी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि आप समझ के चलिए। सिर्फ किसी भी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो आया, मेरा राशि का क्या लिख दिया है, उसने क्या बोल दिया है, वो पढ़ के आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ समझिए कि सपोज सूर्य का असर आपको ये मिलने वाला है, गुरु का ये है, राहु का ये है, शनि का ये है। हर चीज़ का असर समझने के बाद और अलग अलग एरियाज़ में असर हो रहा है, तो वो सारा समझने के बाद आप अपने लिए एक निर्णय पे आइए कि भाई ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। इसीलिए हम इतना मेहनत करते हैं और आपको टू द पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं। सो मेष, यहाँ पर हम राशि और लग्न की बात नहीं करेंगे। जिनको राशि से देखना है, लग्न से देखना है, आप अपने चार्ट को देख के चलिए। मेजर इफेक्ट यहाँ पर सूर्य का जो आपको होने वाला है वो आपके चार्ट के हिसाब से होगा। आपका लग्न और कुंडली में राशि जो है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन लग्न को मोर देन
80% राशि को आप कम दीजिएगा, ये मेरा राय है, बाकी आपको जो ठीक लगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है वो, अगर हम शुरू करें मेष वालों से, क्योंकि आप ही की राशि में राहु बैठा हुआ है, आपकी ही राशि में, आपके ही लग्न में राहु है और वहाँ पर ही सूर्य आने वाला है और उससे पहले गुरु आएंगे, सॉरी उसके बाद गुरु आएंगे। तो पहले सूर्य आ रहे हैं 14 अप्रैल को और 22 अप्रैल को गुरु आ रहे हैं। तो चांडाल योग और ग्रहण योग का इफेक्ट होने वाला है। और मई 15 को सूर्य यहाँ से ट्रांजिट करके वृषभ में चले जाएंगे। तो 14 मई से 14 अप्रैल से 15 मई तक का समय कैसा रहेगा, तो आपके लिए ये समय बहुत संभालना पड़ेगा मेष लग्न और राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण और चांडाल योग आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, कहीं से भी कुछ भी ऐसी बातें हों जो आपको तकलीफ दे आपको। अब यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस स्टूडेंट्स को भी हो सकता है, पेरेंट्स को भी हो सकता है, जिनका मेष राशि है, जिनका मेष लग्न है, ऐसे लोगों को भी हो सकता है जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस क्या होगा, तो यहाँ पर आपको सरकार से या सरकारी चीज़ों से स्ट्रेस होगा, आपको ऐसी बातों से होगा जहां आपने लालच की है, जहां आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैंने किया है, मतलब आपको खुद को पता है, रियलाइज़ है कि मैंने ये रॉन्ग कुछ किया है। तो उन सारी चीज़ों से आपको तकलीफ़ हो सकती है या स्ट्रेस हो सकता है। इसमें देखिए ग्रहण भी है, चांडाल योग भी है और सूर्य गुरु का योग भी है, सूर्य गुरु के अस्त का समय भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको, एक ही चीज़ मैं कहूँगा, उसका जो रेमेडी है वो महादेव, महादेव की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, स्तोत्र मंत्र पाठ कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा ये समय में। सूर्य उच्च का है इसीलिए अग्रेशन बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा, इसीलिए आप रिएक्ट ज़्यादा करेंगे, लेकिन राहु के साथ है तो वो रिएक्शन सही नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा मेष लग्न और राशि वाले। इसके बाद सेकंड जो है वो है वृषभ वाले। वृषभ वालों के लिए 12th हाउस में ये हो रहा है। जितने भी लोग हैं वृषभ लग्न या राशि वाले, या दोनों हो, जिनका वृषभ लग्न, जिनको राशि कुंडली कुछ पता नहीं है तो मेरा वीडियो है कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 ही सिर्फ देख लीजिएगा, आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। आपका 12th हाउस जो है वो विदेश का है, मोक्ष का है, व्यय का है, खर्च का है। और ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ, जैसे कोई विदेश जाना चाहता है तो प्रॉपर वे में जाए। कुछ लोग राहु है, लालच देगा, सूर्य राहु का ग्रहण योग है, गुरु राहु का चांडाल योग भी होगा बाद में। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक बहकावे वाले या रॉन्ग रास्ते पे लीड करेंगे, उस दिशा में ले जाएंगे, तो उसमें मत जाइएगा, आपको डेफिनेट तकलीफ़ होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स गुम ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले आपके पास। आपको लगता है कि पैसे से मैं यहाँ से विदेश चला जाऊँगा तो वो नहीं होगा। आपका बिज़नेस है तो आप सोच रहे हैं कि बिज़नेस पैसा वहाँ से आएगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो वैसा शायद ना हो। आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए, और रिलेटेड टू विदेश, जो लोग विदेश की कंपनी में हैं, विदेश में हैं, उन सबको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये समय में आपको बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। और चतुर्थ भाव का भी मालिक सूर्य है। सो सूर्य यहाँ पर ज़मीन का, मकान का, वाहन का, माता का, ये सारे सुख है जीवन के, और हर किस्म के सुख का मालिक है, इंट्यूशन का मालिक है, हार्ट का मालिक है। सो इन सारी बातों में आपको संभालना है कि उच्च का सूर्य है, अग्रेशन आपका बढ़ेगा, पावर आपका बढ़ेगा, और वही पावर राहु नेगेटिव लीड कर जाएगा, मतलब वो उसको डाइवर्ट कर देगा। तो ये चीज़ आपको परेशान ना करे और आप प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदने में जल्दबाजी करें और फिर आपको तकलीफ़ हो, लॉस हो, ऐसा ना हो। आप ना बेचें ना खरीदें, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके पर्सनल चार्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, उस पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। हर बार मैं कहता हूँ कि आपकी दशाएं, और काफ़ी अच्छा रहा तो, क्योंकि यहाँ पर गुरु राहु के योग भी होंगे, सूर्य राहु का योग भी हो रहा है और चंद्र भी आ रहे हैं यहाँ पर बीच में, तो चंद्र राहु का ग्रहण योग भी होने वाला है मीनवाइल। तो ये सारी चीज़ें 12th हाउस को लेके हैं। व्यय, खर्च आपका बढ़ेगा, बिना वजह का बढ़ेगा, आपने सोचा नहीं है वहाँ बढ़ेगा। आपको कहीं नहीं लग रहा है कि मेरा खर्च होने वाला है, अचानक से आपके किसी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने आपसे पैसे मांग लिए कि मुझे 2 दिन के लिए दे दीजिए, वो भी चले जाएंगे, फिर उसका कब आएगा पता नहीं है। सो ये एनी हाउ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो खर्च किसी भी रूप में आएगा, आपके पैसे व्यय हो सकते हैं। तो उसके लिए भी एक ही उपाय मैं कहूँगा, महादेव की पूजा अर्चना कीजिए, वही अच्छा है।
मिथुन लग्न और राशि के लिए 11वें भाव में ये योग होगा और 11वां जो भाव है वो सोर्स ऑफ इनकम का है। ध्यान रखिएगा अपनी जो भी जॉब है या काम है या बिजनेस है उसमें आपको कोई भी ज़्यादा उम्मीद या किसी भी वजह से उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये समय निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको उसमें बढ़ाने के चक्कर में उसे खो न बैठे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर इच्छा पूर्ति का स्थान है, वो इच्छा शायद पूर्ण ना हो ये समय में। आपने कोई प्लान किया है कि आप काफ़ी समय से कहीं जाना चाहते हैं और वो ना हो पाया, तो उसका स्ट्रेस मत लीजिएगा और जाएंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, स्ट्रेसफुल जर्नी रहेगी। तो बेटर है ये समय को थोड़ा अवॉइड करें 14 अप्रैल से 15 मई। और उसके बाद सूर्य जो है आपके थर्ड हाउस का भी मालिक है और यहाँ ग्रहण में आ रहा है, उच्च स्थिति में है। सो ये चीज़ आपको दिशा भ्रम कर देगी, यानी कि आप फोर्स के साथ जाएंगे लेकिन मिलेगा मृगजल। जहाँ कुछ नहीं है उस दिशा में आप भागेंगे और अपनी सारी ताकत उस दिशा में लगाएंगे और अचीव कुछ नहीं करेंगे। तो ये समय में बहुत बड़े साहस पराक्रम मत कीजिएगा। छोटे भाई बहनों से खासकर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, या उनसे अगर दूरी है, डिस्टेंस है पहले ही से, तो ये समय में करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर करीब है तो यहाँ एक रिएक्शन ज़्यादा मत दीजिएगा एक दूसरे को, बेटर होगा कि दूर रहेंगे। सो ये एक चीज़ है। मिथुन के बाद है कर्क। तो कर्क राशि और लग्न के लिए यहाँ पर ये योग कर्मस्थान में हो रहा है। कर्मस्थान में ग्रहण योग हो रहा है, सूर्य राहु तो और गुरु भी है वहाँ पर बाद में। तो ये योग आपके कर्मस्थान को प्रभावित करेगा। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार में जॉब कर रहे हैं या सरकार के साथ बिजनेस कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी काइंड ऑफ, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके लिए वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। सो थोड़ा ध्यान रख के जॉब कीजिएगा। दूसरा, आपको अगर कोई ऐसी चीज़ है कि सरकार में आपका पैसा फंसा है या आपको पैसा वहाँ से कुछ आना है, तो वो डिले हो सकता है या दूर हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। आप उनसे उम्मीद ये समय में नहीं रख सकते हैं, पर्टिकुलरली अप्रैल 14 से मई 15 तक। तो ये समय थोड़ा अवॉइड कीजिएगा या स्ट्रेस मत लीजिएगा। क्रिएटिव काम करने वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर ग्रहण में है, राहु पिक पे पहुँचेगा उच्च के सूर्य को लेकर, और गुरु और चंद्र भी वहाँ आएंगे। तो यहाँ पर जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है और वो अचीवमेंट उनके लिए होंगे, तो उनको रिकग्निशन मिल सकता है। समझिए यहाँ पर उल्टा आपके लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट से आपको कोई नाम मिल सकता है, इनाम मिल सकता है, तो ये भी अच्छा है। सो कर्क वालों के लिए इतना ध्यान रखना है। और सेकंड हाउस का लॉर्ड है सूर्य, तो फैमिली से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, डिस्टेंस क्रिएट होगा। और क्योंकि वो धन स्थान का भी मालिक है, तो धन में हो सकता है आपका खर्च हो, या प्लानिंग प्रॉपर करें, बेटर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अनप्लैंड ना जाए सेविंग्स के मामले में, वाणी को कंट्रोल रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपकी वाणी जो है उसको बिना ज़रूरत के यूज़ मत कीजिएगा, मतलब जहाँ रिएक्ट नहीं करना है वहाँ बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। सो ये कर्क के लिए था। अब सिंह राशि और लग्न के लिए बात करें तो आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का स्वामी है, और वही सूर्य यहाँ पर ग्रहण में जा रहा है उच्च स्थिति प्राप्त करके। तो ये आपके भाग्य में हो रहा है। सो भाग्य का जो आपको सपोर्ट मिल रहा था वो शायद ना मिले, और अचानक से आपका माइंड जो है वो एकदम से निर्णयों में गलतियां करे, आप अपने उसको भूल जाए कि मूल जो आपका स्वभाव है उसको भूल जाए, और आपको निर्णय शायद लालच में आके, राहु की वजह से या कुछ भी, आप अपने विचारों को बदल के, जो अब तक आप सोच रहे थे उसको अचानक से एंड मोमेंट पे बदल के रॉन्ग निर्णय ले लेंगे। भाग्य से जो आपको मिल रहा था उसको अवॉइड करके आप खुद पाने के लिए भागेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। सो बेटर है आप ये समय को शांति से निकालें और जो चीज़ अपने आप हो रही है उसी को फॉलो करें। आप अपनी ओर से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो तो बेटर है, और महादेव का मंत्र स्तोत्र करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा बिकॉज सूर्य आपका लग्नेश है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो आपको मेहनत
कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम है आपका, चाहे स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस है, कुछ भी है, तो आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। तो स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, महादेव की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं कन्या लग्न और राशि के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड है सूर्य, और वो आपके अष्टम भाव में ये योग कर रहा है। तो आपकी हेल्थ पे थोड़ा इफ़ेक्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बीमारी या कोई भी हो, उसका रिएक्शन ना आए दवाई का, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें अगर कोई ऐसी बात है कि इजी हो रहा है, अचानक से उसमें ऑब्स्टेकल आ सकते हैं या डिले हो सकता है किसी भी रीज़न से। और ये समय में आपको थोड़ा बहुत उसमें जो ज़्यादा मिलने वाला था तो कम भी हो सकता है। तो ये समय में वो ऐसी कोई डील हो तो उस पे ज़्यादा ये समय को अवॉइड करें तो बेटर है। सूर्य को यहाँ से निकल जाने दीजिए, क्योंकि उच्च का सूर्य है, राहु है अष्टम भाव में, आपके 12th हाउस व्यय भाव का मालिक है। खर्च ज़्यादा होगा, मिलेगा कम, और लड़ाई ज़्यादा होगी, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। और यहाँ पर आपको अचानक से, क्योंकि सूर्य राहु है, हेल्थ में आपको ब्लड से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ब्लड प्रेशर या एनी काइंड ऑफ ब्लड सेल्स में या ऐसे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो स्ट्रेस मत लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। विदेश जाने के लिए पैसे खर्च होंगे और वो शायद आपका जो इच्छा है वो फलीभूत ना हो और पैसे चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। मोक्ष के लिए ये समय सही नहीं है। मतलब आप कोई स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि उसमें बहुत आगे बढ़ें, तो ये समय आपको रॉन्ग ट्रैक पे लीड करेगा और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल पाथ पे। महादेव का मंत्र स्तोत्र ज़रूर कीजिएगा। तुला लग्न और राशि के लिए, तुला वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि तुला में तो सूर्य नीच के होते हैं, यहाँ पर तो उच्च के होकर भी ग्रहण में आ रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ कि सूर्य उच्च के होते हुए तुला के लिए नेगेटिव नहीं है। यानी कि तुला के लिए वैसे नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये कम हो रहा है, बैलेंस कम हो रहा है, ये 7th हाउस में हो रहा है। तो तुला वालों के लिए जो पार्टनरशिप है उसमें या फिर लाइफ पार्टनर में जो प्रॉब्लम्स उनकी ओर से आने चाहिए वो कम आएंगे, तकलीफ़ कम होगी। और आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि नई पार्टनरशिप नहीं करनी है। शादी अगर करना चाहते हैं या लाइफ पार्टनर, सपोज़ आप नया कोई रिश्ता तय कर रहे हैं आपका, तो ये समय में ना करें। ये समय से पहले करें या बाद में करें, खासकर बाद में करें तो बेटर है। और हो सके तो इसमें एक दूसरे को पहचानने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए समय दें तो बेटर रहेगा। पार्टनरशिप में भी, बिजनेस में, उस में कुछ भी करें तो ये समय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा नहीं होगा। पार्टनरशिप शुरू करने के लिए ये सही समय नहीं है, तुला राशि और लग्न दोनों के लिए। पार्टनर्स के साथ ऑलरेडी आपकी पार्टनरशिप है, उस उन पार्टनर्स के साथ भी यहाँ थोड़ा अनबन हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिट होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं तुला वालों के लिए। अब वृश्चिक के लिए कहें तो वृश्चिक राशि और लग्न के लिए ये जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके 6th हाउस में ये योग हो रहा है और आपका जो सूर्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके कर्मस्थान का मालिक है। सो कर्मस्थान जो है वो प्रभावित होगा। 6th हाउस जॉब का है, कर्मस्थान का मालिक है सूर्य, और वहीं पर ग्रहण में आ रहा है। आपकी जॉब को खतरा ना हो उसका ध्यान रखिएगा। किसी भी रूप में आप ये समय को शांत मन से महादेव का नाम लेते हुए निकाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि चांडाल योग भी होने वाला है, ग्रहण योग भी हो रहा है, तो ये एडवांस में मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको वीडियोस, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग चल पाएँ। मेंटली खुद को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम वो ट्रेंड नहीं है कि भाई बड़े महात्मा नहीं है कि हम अचानक से सोच ले और तय कर ले और वो हो कि भाई आज से हम कम बोलेंगे। वो आपके लिए समय रहेगा, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो समय आए तब तक आप एक रूटीन में आए कि कम बोल रहे हैं, कम रिएक्ट कर रहे हैं। आपको नए जॉब के लिए ये समय में ट्राई नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो एक्सेप्ट करने से पहले रिव्यू कीजिएगा, राय लीजिएगा आपके आसपास में जो भी उसके आपके दोस्त हों, रिलेटिव्स हों।
आपको नया कोई कर्ज लोन नहीं लेना चाहिए इसमें, और किसी को कोई लोन देना नहीं चाहिए इस समय में, वरना वो पैसा आएगा नहीं। आपको अगर कोई रोग है तो यहाँ पर ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है तो कीजिएगा, और वो भी ओपिनियन लेके। अदरवाइज़ ओपिनियन, दो चार ओपिनियन लेके रुक के समय अगर आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है, अर्जेंसी नहीं है, तो ये समय है 15 मई के बाद आप ज़्यादा उसमें अच्छे से कुछ रिज़ल्ट मिलेगा आपको, बेटर रहेगा। यहाँ से आप शत्रुओं की भी आपको कमी नहीं होगी। यहाँ पर लोग आपको समझ में आएंगे कि कौन क्या कर रहा है आपके लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जब भी ऐसा बुरा वक्त आता है तो आपका एक तो मनोबल मजबूत करता है, जब आप उसमें से निकल जाते हैं आपको दुनियादारी की समझ में आती है क्या है बातें, और कौन अपने है कौन पराया है। तो ये समय आपके लिए होने वाला है। धनु लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ये जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पंचम भाव में ये योग होगा, और पांचवा जो स्थान है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संतान का भाव है, विद्या का, प्रेम का स्थान है। तो प्रेम में तो प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, डेफिनेट आएंगे। और संतान के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको ये समय को अवॉइड करना चाहिए। जिन्होंने कंसीव किया है उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेट ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म में शायद आपका पर्सनल चार्ट अगर कोई परमिशन दे रहा है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, बट ये समय में आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में किसी में भी बेनिफिट नहीं है। ये समय में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए स्टॉक मार्केट में। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और ख़ासकर फार्मा, मेडिसिन, केमिकल, वो सब के लिए बहुत अच्छा समय। डेंटिस्ट हैं आपका, ये सारी इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर भी रिजल्ट्स अच्छे कम आएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना है, बट डिप्रेस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, समय है, निकल जाएगा। यहाँ आपके लिए एक चीज़ और है कि जिनके संतान हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो अपने संतानों को कहे कि ये समय शांति से निकाले, स्ट्रेस ना ले। जॉब में भी कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश ना करे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। धनु के बाद मकर लग्न और राशि के लिए बात करें तो मकर लग्न और राशि के लिए चतुर्थ भाव में ये योग हो रहा है। चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव है, हर किस्म के जीवन के सुख हैं इसमें। तो वो सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी आ सकती है। हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, घर से दूर जाना पड़ जाए, ऐसी जगह पर रहना पड़े कि जहाँ कंफर्ट ना हो। आप नए प्रॉपर्टी या लैंड परचेज़ के चक्कर में अपना पुराना जो है वो खो ना बैठे, वो ज़रा खास ध्यान रखिएगा। आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो इसमें बेचिएगा मत। नई खरीदने के लिए रुक सकते हैं, लेकिन बेचने में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, जो है वो जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है। और माता के लिए, स्वास्थ्य के लिए चिंता आप कर सकते हैं। उनके लिए जो भी डॉक्टर्स या उनके ओपिनियन लीजिएगा, और माता के लिए जो आप करना चाहते हैं वो सब करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा। और वाहन वगैरह लेने में थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा, वाहन, ज़मीन, मकान में, वो ज़रूरी है। और आपके जॉब में आपको तकलीफ़ ना हो उसका ध्यान रखिएगा। कर्म भाव पे भी सबकी दृष्टि है, तो थोड़ा ये समय को संभालना है। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि और लग्न के लिए। तो कुंभ राशि और लग्न जो है वो नए साहस ना करे, नया पराक्रम ना करे। जो मन में शांति से चल रहा है सब कुछ वो चले, क्योंकि कुंभ का मालिक शनि है, यहाँ सूर्य का ग्रहण है। दोनों के इफेक्ट ज़बरदस्त मिलेंगे आपको। एक का आपको शनि अलग दिशा दिखाएगा, यहाँ ग्रहण वाला सूर्य पावरफुल है क्योंकि मेष में है लेकिन ग्रहण में है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी और चक्रव्यूह की तरह आप निर्णय लेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें बड़े निर्णय नहीं लेने, खासकर अपने भाई बहनों के साथ उलझना नहीं है, उनके साथ कोई बिजनेस या जॉब नहीं करना, मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उनको कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो उनके साथ ज़्यादा, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और बड़े साहस, बड़े पराक्रम नहीं करने हैं। जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं या पब्लिक रिलेशन में है, एचआर डिपार्टमेंट में है, उनको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। उनके सही कदम ना हो, ऐसा हो सकता है। अल्टीमेटली यहाँ पर क्रिएटिव लोगों को थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन फिर भी नेगेटिव वे में ज़्यादा आपको पब्लिसिटी मिल सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद
मीन राशि और लग्न के लिए बात करेंगे तो मीन राशि और लग्न के लिए ये योग जो है वो सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस एंटायर फैमिली है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, फैमिली का सपोर्ट आपको ना मिले, आपका सपोर्ट फैमिली को ना मिले, मन मुटाव हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, नए कोई फैमिली मेम्बर की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके जो सेविंग्स है उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, सही दिशा में लगाइएगा तो अच्छा है। आपके हाथ में ज़्यादा पैसे मत रखिएगा, खर्च हो जाएंगे। बेटर है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे सेविंग्स कर लें तो आपके हाथ से चला जाए। और वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, वाणी का संयम रखिएगा। और जो जिनका बिजनेस वाणी से है वो फॉर्मेट एक बना ले अपना कि भाई इस बाउंड्री के बाहर मुझे नहीं बोलना है, इसी में रह के मुझे काम करना है, किसी को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। आपकी वाणी से अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो आपको और आपको थोड़ा तकलीफ हो। सो ये मेन पॉइंट्स है हर लग्न और राशि के लिए, सूर्य के राहु के साथ कॉम्बिनेशन के, और गुरु भी वहाँ पर होंगे चांडाल योग में भी और ग्रहण योग में भी, ये सूर्य राहु। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।